The given block is in equilibrium means the given block is in equilibrium at the position shown. This block is at rest. ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ ब्लॉक इज रेस्टिंग, इट इज एट रेस्ट. तो उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक कितनी होगी ये बताना है. तो ऊपर से क्या लग रहा है सर वो? तो अच्छा वो रफ लिखा हुआ है, रफ सरफेस. हाँ ये मैंने लिखा है रफ सरफेस. दिस इज रफ सरफेस. नाउ इट्स ऑलराइट. आप करिए. देखिए अभी फोर्सेस कहाँ कहाँ है. एक तो इस ब्लॉक पे इसका वेट लग रहा है mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर n एंड फ्रिक्शन फोर्स F. ये तीन फोर्सेस हैं इस ब्लॉक के ऊपर n, F एंड mg. वी कैन अप्लाई लेमिस थ्योरम आल्सो. लेमिस थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं. विदाउट अप्लाइंग लेमिस थ्योरम आल्सो वी कैन गेट द रिजल्ट. mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos 60 एंड डाउन द प्लेन आ जाएगा mg sin 60. Since m is in equilibrium, therefore along the plane and perpendicular to the plane forces must be balanced. Normal reaction की वैल्यू हो जाएगी mg cos 60 and frictional force की वैल्यू हो जाएगी mg sin 60. mg is 150, sin 60 is √3/2 Newton. कितना न्यूटन हो गया? So frictional force की वैल्यू हो गई 75√3 न्यूटन. दिस इज द आंसर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. और नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg cos 60, फ्रिक्शन आ गया इतना. अब सेकेंड पार्ट में पूछा है नेट फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन. फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन दो फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री. सो नेट फोर्स applied by inclined plane. Net force applied by inclined plane is under root f square plus n square. Friction force mg sin 60 whole square and normal reaction mg cos 60 whole square. mg cos 60 degree whole square. दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए. दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो mg बाहर आ जाएगा sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 1 हो जाएगा. सो नेट फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन इज 150 न्यूटन, which is equal to weight of the body. It is equal to weight of the body. Find the reading shown by spring balance. Shown by spring balance in the given diagram. मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ. 0, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन. 4 ऑप्शंस दे रहे हैं. Options. First option is 0, second option is 100 Newton, third option is 200 Newton, and last option is none of these. None of the above. देखिए अभी इसमें because there will be no motion, both the blocks will be at rest. तो यहाँ जो टेंशन होगा इसके वेट 100 न्यूटन के बराबर होगा. सो टेंशन इक्वल्स 100 न्यूटन. यहाँ भी टेंशन 100 न्यूटन,
यहाँ भी टेंशन सेम, यहाँ भी टेंशन सेम, यहाँ भी टेंशन सेम, एवरीवेयर। तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक स्प्रिंग होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह सेम टेंशन। तो जो स्प्रिंग में टेंशन होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा टेंशन इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, दैट इज इक्वल टू 10G। दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। So this is the answer. डायग्राम ठीक से देख लीजिए, ये बीम है, यहाँ पे हिंज है लेफ्ट एंड पे, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे एक केबल ऐसे जोड़ा हुआ 37 डिग्री एंगल पे। एट द एंड ऑफ द बीम एक मास है, स्प्रिंग के मदद से एक मास लगाया हुआ है 10 kg का, और ये बीम हॉरिजॉन्टल। ये दिस बीम इज हॉरिजॉन्टल, यहीं पे beam is horizontal. In that case, कितना टेंशन होगा केबल में, और वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हिंज रिएक्शन होगा। कैसे अप्रोच करेंगे? ये बीम इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना होगा। दिस केबल विल अप्लाई अ टेंशन T। यहाँ पे बीम का जो सेंटर होगा, टोटल लेंथ इसका 140 सेंटीमीटर है, सेंटर होगा 70 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ से, द डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीम का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 5 into G यानी 50 न्यूटन। और यहाँ पे टेंशन है T, तो यहाँ पे बीम के ऊपर टेंशन लगेगा T इक्वल्स M इज 10 kg, तो 100 न्यूटन, यानी बीम पे फोर्सेस हो गया टेंशन, इसको T डैश मान लीजिए। ये हो गया T जो पता करना है, यहाँ इस स्प्रिंग का टेंशन T डैश इक्वल्स 100 न्यूटन, वेट ऑफ द बीम 50 न्यूटन, और यहाँ पे हिंज रिएक्शन। इसमें एक टेंशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसका वेट हो गया, 3 फोर्स यहाँ हो गया। अब हिंज रिएक्शन में पॉइंट ये है कि हिंज रिएक्शन कौन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा ये पता नहीं, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टली इधर लगेगा या इधर लगेगा, वी डोंट नो। वर्टिकली इधर होगा या इधर होगा, वी डोंट नो। अपने मन से आप किधर भी एज्यूम कर सकते हैं। वर्टिकल हिंज रिएक्शन को आरबी मान लिया, और हॉरिजॉन्टल हिंज रिएक्शन को मान ले रहे हैं RH। इधर हिंज जो भी फोर्स लगाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने RH माना है, और वर्टिकल कंपोनेंट आरबी माना है। आरबी नीचे भी मान सकते हैं, RH लेफ्ट साइड भी मान सकते हैं। अगर आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसका मतलब है कि जैसा हम लोग एज्यूम किए उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो दीज आर द फोर्सेस 1 2 3 4 5 फोर्स। These 5 forces are acting on this beam and beam is in equilibrium. For horizontal and vertical equilibrium. For horizontal and vertical equilibrium, you make 2 equations and then we can make torque 0 about any point. किसी भी point के about torque 0 कर सकते हैं। So let us do net torque about the hinge 0 कर दीजिए for rotational equilibrium। for rotational equilibrium ये तीनों इक्वेशन आप बनाइए और सॉल्व करिए। हम लोग टॉर्क 0 वहां करते हैं जहां से ज्यादा फोर्स पास हो रहा हो, सो दैट अगर हिंज के अबाउट टॉर्क लेंगे तो आरबी और आरएच का टॉर्क ही 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स काम कर रहा हो, ऑलवेज टेक टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। उससे फायदा ये होगा कि उस पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस का टॉर्क हो जाएगा 0। क्या क्या इक्वेशन बनेगा? आप लोग जो इक्वेशन बनाया है उसको मैच करके देखिए। पहले टेंशन को कंपोनेंट में बांट लेते हैं। टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T sin 37 डिग्री, और टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर, दैट इज T cos 37। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, T cos 37 एंड RH। सो इक्विलिब्रियम के लिए RH इक्वल्स
t cos 37, this is equation 1. RH equals t cos 37 और वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये दो फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी दो फोर्स है. सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा RV प्लस t sin 37 डिग्री इक्वल्स 50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, 150, 100 plus 50. This will be 100 Newton plus 50 Newton. This is 150 Newton. Equation 2. तो दो इक्वेशन बन गया. इसमें अननोन है RH, RV और T. तीन अननोन है. एक इक्वेशन और ये टॉर्क का लिखते हैं. Torque about the hinge is 0. Torque about the hinge, net torque is 0. That means देखिए हिंज के अबाउट टॉर्क लेंगे तो RV RH सारे फोर्सेस का टॉर्क लिख देते हैं. टॉर्क ड्यू टू RV, टॉर्क ड्यू टू RH, टॉर्क ड्यू टू 50 न्यूटन, टॉर्क ड्यू टू T cos 37, टॉर्क ड्यू टू T sin 37 प्लस टॉर्क ड्यू टू 100 न्यूटन फोर्स. सबका समेशन 0. इस पे ध्यान दीजिए, मैंने इतने सारे फोर्स लिख दिए. RV, RH, T cos 37, T sin 37, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन. किसका टॉर्क 0 हो जाएगा यहाँ पे? RV, RH का टॉर्क 0. तो RV, RH का टॉर्क 0 बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द हिंज. इसके अलावा T cos 37 भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी 0. तो ये तीनों टॉर्क 0. बच गया 50 न्यूटन. 50 न्यूटन का टॉर्क हिंज के अबाउट देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है. क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 50 न्यूटन का है 70 सेंटीमीटर. तो 70 सेंटीमीटर इंटू फोर्स 50 न्यूटन, 70 by 100 into 50. देन टॉर्क ड्यू टू T sin 37. यहाँ पे देखिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. फिंगर हिंज पे रखिए और T sin 37 के डायरेक्शन में दूसरा फिंगर घुमाइए. यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर. सो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर. 100 by 100 into T sin 37. 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज. डिस्टेंस इज 140. तो माइनस हो जाएगा 140 by 100 and force is also 100 न्यूटन. दिस इज इक्वल टू 0. ये हो गया थर्ड इक्वेशन. 100 सब में कैंसिल कर दीजिए. कैंसिल तो इक्वेशन आ गया -35 प्लस T sin 37 minus 140 is equal to 0. This is equation 3. Now solve all these three equations. सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये सब आ रहे हैं. इसमें RH T ठीक है पॉजिटिव आया. RV नेगेटिव आने का मतलब हुआ है कि जो हम लोगों ने assumption लिया ऊपर, एक्चुअली में RV का डायरेक्शन होगा नीचे. बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता. Find in the given diagram, find the tension at points A, B, C, D, E and F, where E and F, ये E और F, E and F are midpoints. Midpoints of respective rope. ये दोनों रोप है, भारी भरकम 3 किलो का या 4 किलो का. तो यहां से देर आर 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट पे ए इज टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर इस रोप का बॉटम मोस्ट पॉइंट, फिर ये टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट, ई और एक मिड पॉइंट. हर एक जगह पे कितना कितना टेंशन होगा यू हैव टू डिसाइड. सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं. दो तरीके हैं करने के लिए. पॉइंट ए पे टेंशन चाहिए तो पॉइंट ए पे जितना नीचे से ऊपर तक मास है सबका वेट पॉइंट ए पे लग रहा है. सो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी
3 kg plus 2 kg plus 4 kg plus 4 kg, all together 13 kg, 13 into G, 130 न्यूटन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। सपोज पॉइंट बी पे हमें टेंशन चाहिए, तो तरीका क्या है, पॉइंट बी से जिस जगह पे टेंशन चाहिए वहां से पूरे डायग्राम को दो हिस्से में बांट दीजिए। सपोज आई वांट टू नो टेंशन एट पॉइंट बी, तो बी से इस डायग्राम को दो हिस्से में बांट दीजिए। ऊपर वाले हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए या नीचे वाले हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। मैं दोनों से बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे आंसर आएगा। तो नीचे वाले पोर्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 2 किलो, 4 किलो और 4 किलो, तो कैसा होगा देखिए। 2 kg, then rope of mass 4 kg, and again block of mass 4 kg. ये स्थिति है 2 kg, 4 kg, 4 kg, and this is point B. अगर यहां से कट कर दिया जाए तो दिस सिस्टम विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। इसको होल्ड करके किसने रखा हुआ है, ऊपर वाले रोप ने, यानी ऊपर वाले रोप ने यहाँ पे टेंशन लगाया हुआ है TB. Now whole system is at rest. TB is the force applied by upper rope on 2 kg block, और इस पूरे सिस्टम का वेट 2 किलो, 4 किलो, 4 किलो, 10 kg, यानी कि नीचे की तरफ 10 kg, 10 इंटू G, 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और उस रस्सी ने अकेले इसको बैलेंस किया हुआ है। Therefore TB equals 100 न्यूटन। और यहाँ से आप डायरेक्टली समझ सकते थे, यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो है जिसका वेट है 4 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 10 किलो वेट, 10 kg का वजन नीचे लग रहा है। पॉइंट बी पे टेंशन उसी के बराबर होगा, 10 kg के बराबर। सिमिलरली पॉइंट टी पे चाहिए तो यहाँ से दो हिस्से में बांट दीजिए, ये 10 किलो और यहाँ 1.5 किलो, 11.5 किलो। तो टेंशन एट पॉइंट ई विल बी 11.5 इंटू जी, 115 न्यूटन। अब जहां का भी चाहिए, पॉइंट सी का चाहिए, तो ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे का देखिए 4 किलो और 4 किलो, 8 किलो, 80 न्यूटन। एफ का चाहिए, इसके नीचे का मास देखिए 4 किलो और 2 किलो, 6 किलो, 60 न्यूटन। डी का चाहिए, इसके नीचे का मास देखिए 4 kg, यानी 40 न्यूटन। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आप किसी भी जगह पे पॉइंट एफ पे आपको फोर्स निकालना है, वहां से दो हिस्से में बांट दीजिए। जहां भी टेंशन चाहिए वहां से पूरे डायग्राम को दो हिस्से में डिवाइड करके यू कैन इवैल्यूएट। ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक भारी रस्सी को हैंग किया गया है, तो वजन ज्यादा होने की वजह से ऐसा टेढ़ा हो गया, नहीं तो सीधा रहता। मासलेस होता तो सीधा रहता। तो इस स्थिति में जब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के ये इक्विलिब्रियम में है, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे तो स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी ये बताइए। If you see free body diagram of the string, in this case, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप सही बनाते हैं तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। देखिए ऐसी स्थिति है, डायग्राम में देखिए, we can show forces, weight of the string will act in downward direction, that is mg. At these end points, angle is theta. Tension applied by this rigid support on the string, tension T at both the ends. देखिए यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन। Now you can see ये थीटा, ये थीटा। टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक टी साइन थीटा है, एक टी कॉस थीटा। सिमिलरली एट दिस एंड इधर टी कॉस थीटा है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टी साइन थीटा है। हॉरिजॉन्टली यू कैन सी बोथ द फोर्सेस आर कैंसिल्ड। इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दैट्स ऑल। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रोप क्या कंडीशन होगी, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इक्वल्स mg. Therefore tension is mg by 2 sin theta, or you can say mg by 2 cosec theta. This is the answer. यही आंसर होगा।